प्रिय विद्यार्थियों, आपके इतिहास के द्वितीय पेपर का टॉपिक चल रहा है नाज़ीवाद। नाज़ीवाद पर एक व्याख्यान हो चुका है और यह दूसरा व अंतिम व्याख्यान है। विगत व्याख्यान में हम बात जो कर रहे थे नाज़ी दल के उत्थान के कारण, जिसमें हमने कारणों में किया था वर्साई की संधि का अन्याय, वाइमर गणतंत्र की असफलता, जर्मनी के लोगों का प्रजातंत्र विरोधी चरित्र, 1930 की आर्थिक मंदी, नाज़ी दल के आकर्षक कार्यक्रम, जैसे उन्होंने कह दिया कि हम वर्साई की संधि को नहीं मानेंगे, यहूदी विरोधी प्रचार, विशुद्ध आर्य रक्त का सिद्धांत, नाज़ी दल का संगठन, स्वास्तिक जो इनका चिन्ह था, इनकी यूनिफॉर्म, और नाज़ी दल के सदस्यों ने चुनाव में भाषण, पोस्टर, ये जो कार्यक्रम अपनाए, ये सब हमने किए थे। अब अगला कारण हम कर रहे हैं चुनाव प्रचार में आक्रामकता। चुनाव प्रचार के नए तरीके तो उन्होंने निकाले ही, जो कि जर्मनी में पहले नहीं थे। जैसे स्थान स्थान पर भाषण दिए हिटलर ने, अपने पार्टी के कार्यक्रम का जोर शोर के साथ प्रचार किया, सभी स्थानों पर पोस्टर लगाए। इन पोस्टर्स में नाज़ी दल के जो कार्यक्रम हैं उनका उल्लेख होता था, जिनको हम कह सकते हैं चुनावी घोषणा पत्र। और नाज़ी दल के सदस्य हथियार सहित मार्च करते थे, इससे विरोधी दल भयभीत हो जाते थे। नाज़ी दल के सदस्यों ने चुनाव में सभी प्रकार के तरीके अपनाए। इन्होंने अपने विरोधी दल के लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया, उन्हें घायल भी कर दिया, उन्हें आतंकित किया। नाज़ी दल ने मतदाताओं को भी आतंकित किया और विरोधियों का मुंह बंद कर दिया। इससे आम जनता को यह विश्वास हो गया कि नाज़ी दल ही जर्मनी में एक ऐसा संगठन है जो वर्साई की संधि में जर्मनी का जो दुनिया भर में अपमान हुआ उसका बदला लेने में समर्थ है और देश में शांति समृद्धि लाने का उसमें एक यूँ कहें कि विजन है। अगला है हिटलर का असाधारण व्यक्तित्व। हिटलर के असाधारण व्यक्तित्व ने नाज़ी दल के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह राजनीति में चतुर और कूटनीतिज्ञ था। इसमें वे सभी गुण मौजूद थे जो एक योग्य नेता में होने चाहिए। ली बेंस ने अपनी पुस्तक यूरोप सिंस 1914 में लिखा है कि हिटलर एक कुशल मनोवैज्ञानिक था, एक चतुर राजनेता था, एक श्रेष्ठ अभिनेता था। वह एक साधन संपन्न आंदोलनकारी और एक योग्य संगठन करता था। भाषण देने की कला में भी वो दक्ष था। ये सब बातें यूरोप सिंस 1914 पुस्तक में लिखी हुई हैं। उसने जोर शोर के साथ अपने भाषणों में नाज़ी दल के प्रोग्राम और सिद्धांतों का प्रचार किया। उसके कार्यक्रम जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप थे। तो विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि हिटलर जनता की नब्ज को पहचान गया था और जैसा लोग चाहते थे वैसा उसने अपना घोषणा पत्र तैयार किया, अपने उद्देश्य उसने सेट किए, गोल सेट किए। और हिटलर के भाषण सुनने में जनता को आनंद आता था और इसके लिए उसकी सभाओं में भीड़ उमड़ती थी, दूर दूर से श्रोतागण आते थे और जनता
उसके भाषणों को सुनकर मुग्ध हो जाती थी। हिटलर का प्रचार मंत्री गोबुल्स कहा करता था। प्रचार मंत्री का नाम गोबुल्स। एक झूठ यदि 100 बार बोला जाए तो सच बन जाता है। यूँ कहना चाहिए विद्यार्थियों कि हिटलर के व्यक्तित्व में साम दाम दंड भेद, जो चाणक्य ने चाणक्य नीति में लिखा था, वो सारी चीजें थी। अगला है साम्यवाद का विरोध। हिटलर और नाजी दल के उत्थान का एक कारण जर्मनी में साम्यवाद का बढ़ता हुआ प्रभाव था, लेकिन हिटलर ने उसका विरोध किया, जिसके कारण इंग्लैंड और फ्रांस जो पूंजीपति देश थे, आप डिप्लोमेसी देखिए हिटलर की, साम्यवाद का विरोध किया, जिसके कारण इंग्लैंड और फ्रांस जैसे पूंजीपति देशों का मौन समर्थन प्राप्त हो गया। ये वही इंग्लैंड है, वही फ्रांस है जिन्होंने जर्मनी को कटघरे में खड़ा किया था। तो वहाँ की सरकारों, वहाँ के अवाम के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर बना दिया हिटलर ने। पूंजीपति देशों ने नाजी दल के उत्थान का विरोध नहीं किया। यानी इंग्लैंड, फ्रांस जैसे जो देश थे, जब हिटलर वहाँ जर्मनी में राइज हो रहा था, नाजीवाद वहाँ जब डेवलप हो रहा था, तब उन्होंने इसका विरोध नहीं किया, इसके खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दिए। कोई इन्होंने जर्मनी में उसके पैरेलल कोई व्यक्ति संगठन गुप्त रूप से खड़ा नहीं किया और मौन समर्थन दिया। नेक्स्ट है, और इसके साथ साथ मैं एक बात और विद्यार्थियों आपको बता दूं कि इसी समय मुसोलिन इटली के अंदर एक तानाशाह के रूप में सफलता प्राप्त कर चुका था और हिटलर ने भी मुसोलिन की तरह अधिनायक बनने का निश्चय किया था। और उस समय जर्मनी में अन्य कोई चुनौती देने वाला राजनीतिक संगठन था भी नहीं। बात करते हैं तत्कालीन कारण की। सन 1933 की बात, सलीचर जिसको कि चांसलर बनाया गया था, उसने त्यागपत्र दे दिया अपने पद से। तब राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने हिटलर को चांसलर के पद पर नियुक्त किया, जो हिडेनबर्ग कभी इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था, उसने इसको नियुक्त किया। हिटलर ने सत्ता का दुरुपयोग और आतंकवादी कार्य किए, जिससे नए चुनाव में उसके दल के सदस्यों को बहुमत प्राप्त हुआ, साधारण बहुमत प्राप्त हुआ यूँ कहूँगा। रिश्तांग यानी कि जो वहाँ का एक पार्लियामेंट है, की हार के बाद भी हिटलर ने सभी अधिकार अपने हाथ में ले लिए। साधारण सा बहुमत और फिर रिश्तांग में हार, लेकिन सब अधिकार अपने हाथ में ले लिए और जर्मनी में तानाशाही शासन स्थापित कर दिया। हिटलर ने तानाशाह बनने के पश्चात सभी विरोधी दलों को भंग कर दिया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त कर दी, भाषण, सभा, मीटिंग, प्रेस, रेडियो, सिनेमा, शिक्षा आदि सब पर नियंत्रण लगा दिया। हिटलर ने यहूदियों और अपने विरोधियों का दमन करना प्रारंभ कर दिया, जो उसकी गृह नीति रही विद्यार्थियों। और यहूदियों और विरोधियों को शिविरों में डाल दिया, जहां उनको कठोर यातनाएं दी जाती थी। उसने अपने विरोधियों को मार डाला। हिटलर ने अपने गुप्तचर विभाग के द्वारा जर्मनी में भय और आतंकवाद का शासन स्थापित किया। इस प्रकार हिटलर जर्मनी का अधिनायक बन गया, सर्वे सर्वा बन गया। यदि हम बात करें हिटलर की विदेश नीति की, हिटलर की विदेश नीति के जो प्रमुख उद्देश्य थे विद्यार्थियों, पहला, वर्साय की संधि को रद्द करना। दूसरा,
समस्त जर्मनी जाति को एक सूत्र में बांधकर विशाल साम्राज्य की स्थापना करना। तीसरा, जर्मनी की बढ़ती हुई जनसंख्या को बसाने के लिए उपनिवेशों की स्थापना करना। ये हिटलर ने अपनी विदेश नीति के प्रमुख आधार तय किए। और इसके अलावा उसने एक काम और किया जिसको भी हम रिमार्क करना चाहेंगे कि ये जो काम कर रहा था दुनिया में, उसने अपने मित्रों की तलाश करना भी प्रारंभ कर दिया। तो विदेश नीति में पहला जो कार्य उसने किया वो है राष्ट्र संघ का परित्याग। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ बना था। और जर्मनी की यदि हम बात करें तो हिटलर ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जर्मन में सैनिक शक्ति को मजबूत बनाना आवश्यक समझा। उसने राष्ट्रसंघ द्वारा निशस्त्रीकरण सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में हिटलर ने प्रस्ताव रखा कि यदि सभी देशों ने अपने शस्त्रों में कमी नहीं की है तो जर्मनी भी शस्त्रों में वृद्धि करेगा और कमी नहीं करेगा। यूरोप की महान शक्तियों ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस पर हिटलर राष्ट्रसंघ के निशस्त्रीकरण सम्मेलन से अलग हो गया और राष्ट्रसंघ की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। हिटलर ने पश्चिमी राष्ट्रों को संतुष्ट करने के लिए अपनी दूसरी घोषणा में कहा कि जर्मनी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाएगा और शक्ति का आश्रय नहीं लेगा, यानी कि युद्ध आक्रमण। इस घोषणा की पुष्टि में उसने पोलैंड के साथ 10 वर्ष के लिए अनाक्रमण समझौता कर लिया। अनाक्रमण यानी कि आक्रमण नहीं करेगा। इस समझौते के पीछे हिटलर का मुख्य उद्देश्य यह था कि वह पोलैंड की तरफ से चिंता मुक्त होकर ऑस्ट्रिया में अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके। और विद्यार्थियों, 1935 में उसने एक काम और किया अपनी गृह नीति में। जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दी। प्रत्येक व्यक्ति को सैनिक का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य कर दिया। अब बात करते हैं ऑस्ट्रिया को हड़पने का प्रयास, जो कि असफल रहा। हिटलर ऑस्ट्रिया को हड़पना चाहता था, इसलिए उसने वहाँ के प्रधानमंत्री डॉल्फस का मर्डर करवा दिया, कत्ल करवा दिया। इसके पश्चात उसने ऑस्ट्रिया के नाजियों से वहाँ की सरकार के विरुद्ध विद्रोह करवा दिया। नाजियों से मतलब जो नाजी दल की वहाँ पे कार्यकर्ता थे, सदस्य थे, वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन, उसके माध्यम से हिटलर ऑस्ट्रियन नाजियों की सहायता के लिए सेना भेजना चाहता था, परंतु इटली के मुसोलिन के विरोध के कारण नहीं भेज सका। इस समय मुसोलिन ने ऑस्ट्रिया की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इटली से सेनाएं भेज दी। इसके अतिरिक्त उसने हिटलर को चेतावनी भी दे डाली कि यदि उसने ऑस्ट्रिया पर अधिकार करने का प्रयास किया तो इटली उसको बर्दाश्त नहीं करेगा और युद्ध घोषित कर देगा। इस घटना के बाद हिटलर को यह समझ में आया कि मुसोलिन से पंगा नहीं लेना है और मुसोलिन के साथ में सही ट्यूनिंग रखनी है, मित्रता स्थापित करनी है। अब बात करते हैं सार प्रदेश में जनमत संग्रह। 1 मार्च 1935 में वर्साई की संधि के अनुसार सार प्रदेश में जनमत संग्रह किया गया। सार की अधिकांश जनता ने फ्रांस के विरुद्ध जर्मनी के साथ मिलने के लिए उस पक्ष में मतदान किया। परिणाम स्वरूप सार का प्रदेश पुनः
जर्मनी में सम्मिलित हो गया। अगला, वर्साय की संधि की अवहेलना। 16 मार्च 1935 को हिटलर ने घोषणा की कि जर्मनी वर्साय की संधि की सैनिक व्यवस्थाओं का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। इसके पश्चात उसने जर्मनी में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी, लागू कर दी। जर्मनी की सैनिक शक्ति में वृद्धि होने लगी। इस प्रकार हिटलर ने वर्साय की संधि का उल्लंघन प्रारंभ कर दिया। अब है ब्रिटेन और जर्मनी के बीच नौसेना समझौता, इंग्लैंड के साथ में संधि। सार पर अधिकार करने के पश्चात हिटलर जर्मनी का सशस्त्रीकरण करने लगा। इस कारण इंग्लैंड और फ्रांस में चिंता पैदा हो गई। ऐसे समय में हिटलर ने डिप्लोमेटिकली इंग्लैंड को भुलावे में रखने के लिए उसके सामने नौसैनिक समझौते का प्रस्ताव रखा। एंग्लो जर्मन नेवी सेटलमेंट। इंग्लैंड ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दोनों देशों के बीच 18 जून 1935 नौसेना संधि हो गई। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने जर्मनी को ब्रिटिश जल सेना के 35% अनुपात से जल सेना रखने की स्वीकृति दे दी। यह समझौता करके इंग्लैंड ने वर्साय की संधि को पंगु बना दिया। जो इंग्लैंड वर्साय की संधि की धाराएं तय करने में सबसे आगे था, वो हिटलर की डिप्लोमेसी का शिकार हो गया। अगला बिंदु, राइन प्रदेश पर अधिकार करना। हिटलर वर्साय के अंदर जो बिंदु तय हुए थे उसकी अवहेलना करके राइन प्रदेश पर अधिकार करना चाहता था। इस समय फ्रांस और चेकोस्लोवाकिया ने लोकार्ना की भावना के विरुद्ध रूस के साथ पारस्परिक सुरक्षा के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। हिटलर ने इस समझौते का विरोध किया। इसके प्रत्युत्तर में 2 मार्च 1936 को उसने राइन पर, राइनलैंड जिसको कह दें, राइन प्रदेश कह दें, वहाँ अधिकार कर लिया। संसार को भुलावे में रखने के लिए दुनिया को, यूरोप को हिटलर ने वादा किया कि राइन प्रदेश में शांति व्यवस्था स्थापित की जाएगी, परंतु उसने गुप्त रूप से इस प्रदेश में सशस्त्रीकरण करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रदेश पर जर्मनी का अधिकार हो जाने से जर्मन सेना को आक्रमण करने का मार्ग मिल गया। विद्यार्थियों, मैप में आप राइन का प्रदेश देखना, फ्रांस और वहाँ आसपास के एरिया में आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट, रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी यानी कि संघ, अलाइनमेंट तीनों का। रोम यानी इटली, बर्लिन यानी जर्मनी, टोक्यो यानी जापान। हिटलर ने ऐसे मित्रों की तलाश करना प्रारंभ कर दी थी जो आक्रामक नीति पर चलते हों। उसने इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इटली और जापान के साथ मित्रता करने का निश्चय किया। हिटलर 1934 में मुसोलिनी के विरोध के कारण ऑस्ट्रिया पर अधिकार नहीं कर सका था, परंतु जब मुसोलिनी ने एबिसीनिया पर आक्रमण कर दिया तो यूरोप के अधिकांश देश इटली का विरोध कर रहे थे। ऐसे समय में हिटलर ने मुसोलिनी का विरोध करने के स्थान पर उसका साथ दिया। इतना ही नहीं, हिटलर ने मुसोलिनी की एबिसीनिया की विजय को मान्यता भी दी। डिप्लोमेसी है ये हिटलर की, विद्यार्थियों। जब राष्ट्रसंघ ने इटली को आक्रांता घोषित कर उसके विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए तो हिटलर ने राष्ट्रसंघ के आदेश का उल्लंघन करते हुए इटली को सहायता पहुंचाई।
हिटलर ने मुसोलिनी की एबिसीनिया विजय को उचित मानते हुए वहां की मुसोलिनी सरकार को मान्यता प्रदान की। हिटलर के इन उपकारों से प्रभावित होकर मुसोलिनी ने उससे मित्रता करने का निश्चय किया और 1936 में स्पेन के गृह युद्ध में हिटलर ने मुसोलिनी को खुश करने के लिए जनरल फ्रैंको की भी सहायता की। इन उपकारों से मुसोलिनी हिटलर का मित्र बन गया। हिटलर और मुसोलिनी के बीच अक्टूबर 1936 में गुप्त संधि हुई, जिसे रोम बर्लिन धुरी का निर्माण हुआ। नवंबर 1936 में हिटलर ने जापान के साथ एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। यह संधि साम्यवादी रूस का विरोध करने के लिए की गई थी। हिटलर के अनुरोध पर 6 नवंबर 1937 को मुसोलिनी भी इस पैक्ट में सम्मिलित हो गया और इस प्रकार रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण हुआ और जर्मनी, जापान, इटली ये तीनों ही धुरी देश, धुरी राष्ट्र कहलाए। ये तीनों साम्यवाद के विरोधी समझौते की आड़ में अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। साम्यवाद विरोधी समझौते के कारण उन्हें पश्चिमी राष्ट्रों का मौन समर्थन प्राप्त हो गया, क्योंकि पश्चिमी राष्ट्र साम्यवाद से बहुत भयभीत थे। धुरी राष्ट्रों का यह समझौता रूस के अलावा इंग्लैंड और फ्रांस के भी विरुद्ध था। इस समझौते के द्वारा हिटलर ने वर्साई की संधि का अपमान जो हुआ उसके बदले लेने का प्रयास किया और इस संधि के पश्चात हिटलर आक्रामक हो गया। अगला, ऑस्ट्रिया पर अधिकार। हिटलर ने इटली से समझौता कर लिया, जापान से समझौता कर लिया। अब ऑस्ट्रिया में जब पहली बार वो सेना लेकर के गया तो मुसोलिनी वहाँ बीच में आ गया, लेकिन अब ऐसा नहीं था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने ऑस्ट्रिया में नाजी दल गुप्त रूप से संगठित किया। इस दल ने हिटलर के इशारे पर स्थान स्थान पर विध्वंस और आगजनी के कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इससे ऑस्ट्रिया की आंतरिक स्थिति बिगड़ गई, अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। 11 मार्च 1938 को जर्मनी की सेना ने बिना किसी चेतावनी के ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया और उस पर अधिकार कर लिया। हिटलर ने ऑस्ट्रिया की संसद को भी भंग कर दिया। इसके पश्चात जनमत संग्रह के आधार पर ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिलाने का निश्चय किया गया। जनमत संग्रह करवाया गया। ऑस्ट्रिया की 85.36 पॉपुलेशन ने जर्मनी के साथ मिलने के पक्ष में मतदान किया। हिटलर ने ऑस्ट्रिया को जर्मनी में सम्मिलित कर लिया और उसका एक सपना पूरा हुआ। बात करते हैं म्यूनिख समझौता, 29 सितंबर 1938। अब हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार करने की तैयारी की। इसका कारण यह था कि चेकोस्लोवाकिया में करीब 32.5 लाख व्यक्ति जर्मन जाति के थे। चेकोस्लोवाकिया के सुडेटनलैंड के क्षेत्र में जर्मन लोग बहुत थे और जर्मन नागरिकों ने वहाँ की सरकार के समक्ष ऐसी मांग रखी जिनको स्वीकार करना उसके लिए संभव नहीं था, परंतु हिटलर ने उनकी मांगों का समर्थन किया। चेकोस्लोवाकिया की सरकार को चेतावनी दी कि यदि जर्मनी नागरिकों की मांग स्वीकार नहीं की गई तो जर्मन चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर देंगे। अंत में समस्या को हल करने के लिए म्यूनिख में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें इंग्लैंड भी आया, फ्रांस भी आया, जर्मनी भी आया, इटली भी आया, परंतु इस समस्या से संबंधित जो देश है चेकोस्लोवाकिया और उसका समर्थक रूस, इनको नहीं बुलाया गया। समझ रहे हैं विद्यार्थियों, जो आरोपी है उसको नहीं बुलाया गया, आरोपी का जो वकील है उसको भी नहीं बुलाया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था
हिटलर जो है उसकी साम्राज्यवादी नीति पर अंकुश लगा दिया जाए, परंतु इंग्लैंड और फ्रांस ने हिटलर के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई और जर्मनी में म्यूनिख में चारों देशों ने संधि पर हस्ताक्षर किए 29 सितंबर 1938, जिसे म्यूनिख समझौता कहा जाता है, जिसके निर्णय थे सुडेटनलैंड पर जर्मनी को अधिकार दे दिया गया। दूसरा, हिटलर ने आश्वासन दिया कि अब चेकोस्लोवाकिया के किसी भी भाग पर अधिकार नहीं करेगा। तीसरा, हिटलर ने चैम्बरलेन तथा दलादियर को यह वचन दिया कि सुडेटनलैंड लेने के पश्चात वह किसी अन्य प्रदेश पर अधिकार करने का प्रयास नहीं करेगा। विद्यार्थियों, यह हिटलर की जो म्यूनिख समझौता है एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री, कूटनीतिक विजय थी। इस समझौते से इंग्लैंड और फ्रांस की दुर्बलता स्पष्ट हो गई, परंतु हिटलर की साम्राज्यवादी लालसा शांत नहीं हुई और विद्यार्थियों, उसने धीरे धीरे संपूर्ण चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया। इसके बाद में मेमल की बात करते हैं। हिटलर ने 21 मार्च 1939 को लिथुआनिया से मेमल प्रदेश की मांग की। लिथुआनिया ने पश्चिमी देशों की सहायता की तरफ देखा, लेकिन वो संभव नहीं हुआ और वो हिटलर को मेमल का प्रदेश दे दिया, जो कि बहुत उपजाऊ प्रदेश था, बड़ा फर्टाइल और प्रोडक्टिव एरिया वो मिल गया। रूस के साथ संधि होती है। जब हिटलर पोलैंड पर अधिकार करना चाहता था, परंतु उसे भय था कि रूस पोलैंड की सहायता कर सकता था, इसलिए उसने रूस के साथ संधि की वार्ता प्रारंभ की। इस समय पश्चिमी देश भी जर्मनी के विरुद्ध रूस का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। पश्चिमी देश भी जर्मनी के विरुद्ध रूस का सहयोग, यानी कि इंग्लैंड, फ्रांस, परंतु सफलता हिटलर को मिली। 23 अगस्त 1939 को रूस और जर्मनी के बीच अनाक्रमण संधि हुई, यानी दोनों एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त हिटलर ने रूस के साथ एक गुप्त संधि भी की, जिसके अनुसार यह निश्चय किया गया कि दोनों ही देश पूर्वी यूरोप पर विजय प्राप्त करने के पश्चात आपस में विभाजित कर लेंगे। अब है पोलैंड पर आक्रमण। पोलैंड पर आक्रमण 1939 का साल। रूस से समझौता करने के पश्चात, रूस से जो समझौता किया उसका एक उद्देश्य था। उस समझौते के पश्चात हिटलर ने 28 अप्रैल 1939 को पोलैंड के डांजिंग बंदरगाह की मांग की। इंग्लैंड और फ्रांस ने पोलैंड की सहायता देने का वचन दिया था इसलिए उसने, यानी कि पोलैंड ने हिटलर की मांग को ठुकरा दिया। इस कारण 1 सितंबर 1939 में हिटलर ने बिना चेतावनी दिए पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इंग्लैंड और फ्रांस ने हिटलर को चेतावनी दी कि यदि उसने पोलैंड से सेना नहीं हटाई तो वे उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देंगे। कहते हैं ना विद्यार्थियों, तलवारें तन गई। हिटलर ने पोलैंड से सेनाएं हटाने से इनकार कर दिया। अब इंग्लैंड और फ्रांस के समक्ष युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। और विद्यार्थियों, यह जो चल रहा था इस समय, जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ आपको समझना होगा, आपको सूचित रहे कि इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध के प्रारंभ में सफलताएं जर्मनी को मिली। 3 सितंबर 1939 को प्रातः 9 बजे तक जब
कोई चेतावनी का असर नजर नहीं आया, तो बर्लिन स्थित ब्रिटिश राजदूत ने जर्मनी को सूचित किया कि यदि 11 बजे तक उत्तर नहीं दिया गया तो युद्ध शुरू हो जाएगा। इस पर भी हिटलर ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो विद्यार्थियों 11:15 पर चैम्बरलेन, जो कि प्रधानमंत्री था इंग्लैंड का, ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। शाम को 5 बजे जर्मनी के खिलाफ फ्रांस ने भी युद्ध की घोषणा कर दी। सुबह 11:15 बजे इंग्लैंड ने की और शाम को 5 बजे फ्रांस ने की और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। इसके उपरांत जापान और इटली जर्मनी के पक्ष में आ गए। 1941 ईस्वी तक रूस जर्मनी के साथ गुप्त समझौते के अनुसार पूर्वी यूरोप के इलाकों पर अधिकार करता रहा, परंतु जब जर्मनी ने उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी तो वह यानी कि रूस भी मित्र राष्ट्रों के पक्ष में आ गया। इस प्रकार जो यूँ कहें विद्यार्थियों कि अखाड़ा जम गया, सब पहलवान कूद पड़े और रूस जो पहले जर्मनी की तरफ था अब वो दूसरे पाले में चला गया। और हमने ये पूरे अध्याय में यह जाना विद्यार्थियों कि इन सब के पीछे हिटलर जो है, हिटलर की विदेश नीति ने संपूर्ण संसार को द्वितीय महायुद्ध की ओर धकेल दिया। देखो, यदि जर्मन्स की हम बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध में भी जर्मनी आरोपी बनाया गया था। सम्राट कैसर विलियम द्वितीय था जब वहाँ पर, अब यहाँ पर हिटलर है। काफ़ी कुछ, हालांकि सारा दोष हिटलर पर नहीं लगा सकते विद्यार्थियों, लेकिन एक बड़ा प्लेयर था उस समय कि उन्होंने जो द्वितीय विश्व युद्ध है, मित्र राष्ट्रों पर भी, जो इंग्लैंड फ्रांस का जो है, उन पर भी इसका दायित्व आता है, क्योंकि उन्होंने शुरू में युद्ध को टालने की इच्छा से तानाशाहों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई। साम्यवादी रूस को रोकने के लिए वर्साय संधि के विरुद्ध छोटे छोटे राष्ट्रों को तानाशाहों की स्वार्थ वेदी पर अर्पित कर दिया। जब वर्साय की संधि जब खंड खंड होकर खंडित हो रही थी, उस समय इंग्लैंड और फ्रांस शांत थे, वो रूस को कमज़ोर करना चाहते थे। तो कुछ ऐसे हालात बन गए विद्यार्थियों कि वो वहाँ पर पूरा एक यूँ कहें कि विश्व युद्ध जो है वो वहाँ दुनिया को देखना पड़ा, जो पहले युद्ध से भी कहीं अधिक घातक था। अब जब हिटलर की सेनाएं जब हारने लगी, हिटलर अपनी आंखों से जर्मनी की पराजय नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। हिटलर की मृत्यु तथा जर्मनी की पराजय के साथ ही जर्मन में तानाशाही शासन की समाप्ति हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद।